नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करेंगे कि आपको कमोडिटी मार्केट में किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आज 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। तरुण संगी है, डायरेक्टर है आर-मनी से। अनुज चौधरी है मेरे एसेट शेयर खान से। धर्मेश भाटिया भी है, ग्लोबल एक्सपर्ट भी है, ग्लोबल बैंक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रजत कामत भी आगे होंगे, डायरेक्टर हैं बोलास एग्रो से। और निष्ठा मुखर्जी सिन्हा होंगी जो जीएम आयरन ओर, फेरो एलोएज, कोल, बिगमिंट से आती हैं। उनसे चर्चा करेंगे हम। आयरन ओर के इंपोर्ट में जो तेजी आई है ये क्यों आई है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी के साथ। धर्मेश जी, कल की गिरावट क्यों आई थी, आप बताइए। आपके इनसाइट्स क्या कहते हैं कल की गिरावट के पीछे के? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोने में जो फ्लक्चुएशंस जो आपको देखने मिली है, सोना चांदी में जो फ्लक्चुएशंस आई है, खाली एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। मार्केट में जो छोटी सी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, और वही हुई मार्केट में, क्योंकि एक तरफा मार्केट मूव हुआ था। बट ये एक हेल्दी करेक्शन है, क्योंकि मार्केट एक तरफा मूव हो रहा था। तो मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए तो ये अच्छी हेल्दी बुकिंग है। प्लस आज शुक्रवार भी है, तो मेरे हिसाब से मार्केट स्टेबल होगा। बट फंडामेंटली मार्केट अभी भी काफी स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जो क्रूड ऑयल की जो स्ट्रेस है, ईरान की जो स्ट्रेस चल रही है अराउंड द वर्ल्ड, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एज अ बास्केट बुलियन मार्केट हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा और एक तरफा मूव कर सकता है फिर से। पिछले साल ऑलमोस्ट डबल डिजिट में रिटर्न्स दिए, 50% के ऊपर दोनों में रिटर्न्स मिले हैं सिल्वर और गोल्ड में। ये साल भी मार्केट में मुझे फंडामेंटली काफी स्ट्रांग लग रहा है। प्लस अगर आप देखिए तो डॉलर की जो पिटाई है वो कंटिन्यूज हो रही है। नो डाउट, अगर आप देखिए तो शॉर्ट मीडियम टर्म में यूरो और स्टर्लिंग काफी बुलिश हुआ है। बट इस कारणवश डॉलर में जो पिटाई है वो अगर जारी रहती है, $3 से $4 और अगर मार्केट लुढ़कता है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कोई भी गिरावट आता है तो यहाँ पे निवेश करके चले। स्पेशली अगर सोने की बात करें तो मुझे लगता है कि सोना फिर से 1.5 लाख की तरफ बढ़ सकता है 2026 में। और अगर चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि 3 लाख के स्तर आपको चांदी में भी देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है मार्केट। और प्लस अगर रुपया लुढ़कता है तो ये तेजी और भी बढ़ सकती है। ओके, रुपया गिरता है तो ये तेजी घरेलू बाजार में और भी बढ़ सकती है। फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। वो एक नी जर्क रिएक्शन था जो ग्लोबल कमोडिटी इंडेक्स में, जो ब्लूमबर्ग के कमोडिटी इंडेक्स है, और साथ ही एसएनपी के कमोडिटी इंडेक्स के रीबैलेंसिंग की जो खबर आई थी, एक नी जर्क रिएक्शन था। लेकिन अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, तेजी का ही ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है। धर्मेश जी को आप क्या मानते हैं? तरुण जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। वेल, देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट में मेरे को लगता है कि साइडवेज मूवमेंट रहेगा। एंड अभी देखिए, इस वीक भी हमने देखा डिस्पाइट द जो पॉलिटिकल टेंशंस 4500 के ऊपर गोल्ड कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस नहीं चल पाए, एंड सिल्वर भी 84 को क्रॉस नहीं कर पाई, 80 से टॉपिश हुई एंड फर्दर करेक्शन आया। इवन गोल्ड के अंदर भी हमने देखा 4500 से 4410 तक का करेक्शन आया। तो शॉर्ट टर्म में मैं मान के चलता हूँ कि जब तक 4550 के ऊपर कॉमेक्स स्पॉट नहीं चलेगा एंड सिल्वर $84 के ऊपर नहीं चलेगा, कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेगा मार्केट के अंदर। जहां पर 4500 के आसपास सप्लाई जोन रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर उधर शॉर्ट का सोच सकते हैं 4550 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में। साइमल्टेनियसली देखिए, नीचे की तरफ मुझे लगता है 4400 के नीचे गया तो 4300 को रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। एंड 4300 अल्टीमेटली की सपोर्ट है। अगर गोल्ड के अंदर फर्दर रैली आनी है तो 4300 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। इन केस ऑफ सिल्वर $70 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सप्लाई जोन में है, मार्केट हायर रेंजेस पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मे भी हो सकता है कपल ऑफ डेज के अंदर प्राइस में करेक्शन देखने को मिले। इन करेक्शन 4400 अगर ब्रेक किया तो 4300 दिखा देगा इस अगले हफ्ते। सेम वे में क्या है कि सिल्वर मेरे को फिर से लगता है $70 के आसपास आ सकती है, और हाई कटने बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है, मार्केट में बोथ साइड का ट्रेड लेना बेटर रहेगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म स्टोरी विल कंटिन्यू विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड पास्ट में आपके चैनल्स पर। ठीक है, यहाँ पर तरुण जी ने अपनी राय रख दी सोने और चांदी को लेकर। लेकिन अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपको क्या लगता है, आपने इस मुनाफा वसूली को किस तरह से वॉच किया है और अब आगे यहाँ से कौन से लेवल्स आप सोने चांदी में देख रहे हैं? जी नमस्ते विष्णु जी और तृप्ति। एंड हमने देखा है कि जो कल 2 दिन के अंदर में जो करेक्शन आया था, खासकर गोल्ड के अंदर में, इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ जो रीबैलेंसिंग था जो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स का। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। वंस होपफुली दैट इज प्लेड आउट,
एंड अभी बैक टू फंडामेंटल्स अगर आएंगे तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस ब्रू आउट हो रहे हैं बिटवीन यूएस एंड वेनेजुएला, और अभी कल जो न्यू जो रशिया के ऊपर में जो भी सैंक्शंस के थ्रेट है, तो वो देखते हुए एक सेफ हेवन डिमांड अभी भी इंटैक्ट है गोल्ड के अंदर में। अगर एक देखेंगे तो एक 4500 के ऊपर अगर बंद करता है तो कॉमिक्स पे ऊपर में 4550 लेवल्स तक आ सकते हैं। तो अगर वो ब्रेकआउट करता है तो हम वापस एक न्यू हाई की तरफ में देख सकते हैं गोल्ड को जाते हुए। अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो इसमें भी डिप्स के अंदर बाई करके चलना चाहिए। टेक्निकली देखेंगे तो एक 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में ब्रेक करके फिर भी ऊपर ही बंद किया है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है वहां पे। एंड वी कैन सी इट बैक गोइंग बैक टुवर्ड्स 1,40,000 लेवल्स व्हिच इज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो इसमें बाय करके चलना चाहिए। नीचे थोड़ा डिप्स आए 1,37,800 के आसपास गोल्ड में बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1,36,200 के नीचे में, टारगेट रहेंगे ऊपर में 1,40,000। तो सोना और चांदी दोनों को लेकर अनुज जी की राय आपके पास आ गई है। दो एक अहम खबरें भी हैं इस मार्केट के लिहाज से, अगर आप देखेंगे पूरे कैपिटल मार्केट के लिहाज से। एक तो नॉन फार्म पेरोल के नंबर आ जाएंगे यूएस में, वो उस पर बाजार नजर रखेगा जॉब रिपोर्ट पर। और दूसरी जो बड़ी खबर होगी वो होगी जो सुप्रीम कोर्ट का यूएस में फैसला आना है, रूलिंग आना है ट्रंप की टैरिफ की लीगैलिटी पे, वैधता पर, कि ये टैरिफ लगाना चाहिए या नहीं। इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी। लेकिन चलिए, इस बीच हमारे साथ निष्ठा मुखर्जी सिन्हा भी हैं बिगमेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया निष्ठा जी, आपने वक्त निकाला। मैम, आयरन ओर के इंपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। 7 साल की ऊंचाई पर ये इंपोर्ट बढ़ गए हैं। कैलेंडर ईयर 2025 की मैं बात कर रहा हूं। क्या मेजर वजह रहे हैं और कितना सिग्निफिकेंट है? क्योंकि आप देखेंगे तो आयरन और प्रोडक्शन जो ग्रोथ है और जो स्टील की डिमांड है, इसमें एक बड़ा गैप भी क्रिएट होता जा रहा है। आप इस ट्रेंड को कैसे देख रही हैं? नमस्कार सर। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत में अगर हम क्रूड स्टील उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2025 में ये करीब 10% बढ़कर लगभग 163 मिलियन टन 163 मिलियन टन हो गया है। जबकि इसी दौरान अगर 2025 में हम आयरन ओर प्रोडक्शन की बात करें तो वो लगभग 4% बढ़कर 295 मिलियन टन रहा। तो क्रूड स्टील प्रोडक्शन में जो ग्रोथ है वो 10% रही है, जबकि आयरन ओर प्रोडक्शन की ग्रोथ लगभग 4% रही है। तो यही एक डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है एक कारण था। और भी कुछ कारणे थे जिसके कारण हमने इंपोर्ट्स देखे। उसमें हाई ग्रेड ओर की अवेलेबिलिटी की टाइटनेस थी और माइंस की ऑपरेशनलाइजेशन में जो देरी हुई उसके कारण भी इंपोर्ट्स के वॉल्यूम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पे दिखे हमको 2025 में। निष्ठा जी, एक और सवाल ये है कि आयरन और आउटपुट की ग्रोथ देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 4% की दिखती है, जबकि क्रूड स्टील प्रोडक्शन की ग्रोथ देखें तो 10% के आसपास दिखती है। तो क्या बॉटलनेक्स रही है जो ये डोमेस्टिक माइनिंग को रैंप अप करने में दिक्कत हो रही है? क्या चैलेंजेस दिख रही है? जी, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अगर हम देखें तो ज्यादा स्टॉक और सेक्टर में जो कमजोरी थी, स्टील सेक्टर में कमजोरी थी, उसके चलते आयरन और उसके डिमांड में भी काफी नरमी देखी गई थी। इसके अलावा लंबे समय तक हमें मॉनसून्स जो देखने को मिले और उड़ीसा में कुछ खदानें जो सरेंडर हो गई, उनके चलते भी डोमेस्टिक आयरन और प्रोडक्शन इम्पैक्टेड था। शुक्रिया निष्ठा जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को आयरन इंपोर्ट मार्केट का पूरा आउटलुक समझा दिया। तो आयरन रोड इंपोर्ट 7 साल की ऊंचाई पर देश में पहुंच चुके हैं और यहां पर घरेलू कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए यहां पर लगातार इंपोर्ट पर उनका फोकस बढ़ा है। और भारत में 4 साल बाद पैलेट्स इंपोर्ट वापस से शुरू हो गए हैं। और उत्पादन देखें तो यहाँ पर कीमतें अगर देखें तो सप्लाई घटने से भारत में कीमतें तो मजबूत है, लेकिन ग्लोबल कीमतों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में कल 3% की तेजी दिखी थी। घरेलू बाजार में आज भी तेजी है, इंटरनेशनल मार्केट में स्थिरता थोड़ी दिख रही है। आप बताइए धर्मेश जी, क्या लग रहा है? और साथ साथ ये भी बताइए, ट्रंप के जो 500% जो रूस पर टैरिफ का ऐलान किया और जो भी देश जो रशियन क्रूड के इंपोर्ट करेंगे उस पर भी इस तरह के टैरिफ की बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है इसका क्रूड ऑयल मार्केट पर असर? देखिए, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डेफिनेटली टैरिफ की जो बात चल रही है उस कारणवश अगर देखें तो मार्केट में इतनी हलचल नहीं हुई, नहीं तो रुपया अब तक 95-96 हो गया होता अगर ये प्रेशर आ गया होता तो। पर मेरे हिसाब से अभी भी ये जो जुगलबंदी है वो चलती रहेगी। देखो, अगर वेनेजुएला से भी अगर तेल लेना है तो जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वहां से यहाँ तक लाने का कॉस्ट
काफी हाई है। तो मेरे हिसाब से जो नियर बाय कंट्री है वहां से ही अगर सस्ता अगर तेल मिलता है, तो सऊदी अरेबिया जो ओपेक कंट्रीज है, ईरान है, यहाँ से अगर इंडिया तेल लेता है तो उन्हें सस्ता पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये ज्योग्राफिकली फिजिबल नहीं है आपको वहां से तेल लाके यहाँ पे रिफाइन करके फिर यहाँ पे बेचने का। तो मेरे हिसाब से अभी भी इसमें नेगोशिएशन होना चाहिए। रही बात रशिया से, क्योंकि तो रशिया सस्ते में ऑयल बेच रहा है और इस कारणवश इंडिया को काफी फायदे का सौदा है। और ये जो तेजी आई है, ये मुझे लगता है कि तेजी आनी चाहिए, क्योंकि ओपेक और नॉन ओपेक अगर आप देखिए तो कभी भी अगर कच्चा तेल 60 के इर्द गिर्द आता है तो दोनों कंट्री में जो बाइंग कंट्री है और जो सेलिंग कंट्री, वहां पे जुगलबंदी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर कच्चा तेल 70-80 डॉलर पे रहता है तो दोनों कंट्री स्टेबल रहेगी। देखो, जब भी अगर तेल में इतनी फ्लक्चुएशन होती है तो जो कंज्यूमिंग कंट्री होती है उनकी करेंसीज में काफी फ्लक्चुएशन देखने मिलता है। तो ये रही बात ब्रिक्स कंट्री की। तो मेरे हिसाब से अगर तेल यहां से अराउंड 70 डॉलर पे अगर टिका रहा और आगे आगे चल के भी टिका रहा तो डेफिनेटली दोनों कंट्री को फायदा का सौदा रहेगा, स्पेशली जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है और जो सेलर बाइंग कंट्री है। अगर आप देखिए लास्ट 2 साल से कच्चे तेल ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, मार्केट काफी फ्लैटिश है, ना कोई तेजी आ रही है मार्केट में। प्लस अगर आप ओपेक की बात करें तो ओपेक अपने हाईएस्ट प्रोडक्शन पे है और इनफैक्ट अगर प्रोडक्शन कट करके अभी आज के तारीख में ऐसी स्थिति आई है कि वो ओपेक कंट्री कहती है कि भाई मैंडेटरी अगर हो सके तो आप अपना प्रोडक्शन कम कर दीजिए, क्योंकि प्राइस को हमको स्टेबल करना है। तो आज की स्थिति ये है। बट ये जो जुगलबंदी हो रही है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रही है, उस कारणवश मुझे लगता है कि सप्लाई में थोड़ी सी कंस्ट्रेंट आ सकती है। उस कारणवश आपको तेजी देखने मिल रही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी फिर से आ सकती है और 5500 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 62-65 डॉलर का जो लेवल है वहां पे मार्केट WTI रुकना चाहिए। तो बाई की कॉल रहेगी मेरी और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अभी भी फरवरी मार्च कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करके चले, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है इसका। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक और फंडामेंटल्स आपने अच्छी तरीके से बता दिए। इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छे लेवल्स और घरेलू बाजार की बात करें तो 5500 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। निवेश की सलाह कच्चे तेल में धर्मेश जी की साइड से। तरुण जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं, अब कच्चा तेल यहाँ से आगे कौन सी चाल दिखाएगा? कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं क्रूड में? देखिए, क्रूड के अंदर सस्टेनेबल रैली आनी है तो अल्टीमेटली मार्केट में से सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। वेनेजुएला तकरीबन 1 मिलियन बैरल पर डे पंप करता है, जो कि 1% ऑफ डिमांड है। और ऑलरेडी देखिए ओपेक को छोड़ देते हैं, वो तो चाहेंगे एग्जैक्टली ऑयल के प्राइस हायर रहे हैं। IEA और EIA एजेंसी है, उनका मानना है कि तकरीबन 3.8 से 4 मिलियन बैरल पर डे का सप्लाई गलत रहेगा। सो अल्टीमेटली इस दिशा में जब तक कि सप्लाई साइड नहीं कम होगी, प्राइस में रैली जब भी आएगी वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। एंड अल्टीमेटली अब ओपेक को इंटरवीन करना पड़ेगा टू सपोर्ट द प्राइसेस। जब तक वो कट अनाउंस नहीं करेंगे तब तक एग्जैक्टली प्राइस के अंदर रैली देखने को नहीं मिलेगी। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि 2-3 मंथ्स के अंदर प्राइस में जब भी स्पाइक आती है वो ऑफ लेट $55 के आसपास आ जाते हैं। फॉर सम टाइम नाउ मुझे ऐसा लगता है 55 से $62 के बीच में प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत सारी मार्केट में नॉइस है जिसकी वजह से हम ऑलरेडी सपोर्ट आते हुए देख रहे हैं। तो मे बी अगर रैली भी आएगी तो $60-62 तक आएगी। जब तक कि एग्जैक्टली सप्लाई रिडक्शन नहीं होगा मार्केट से, उसके ऊपर प्राइस चल नहीं पाएंगे। साइमल्टेनियसली हमने देखा है कि $55 पे काफी अच्छा बेस बनाया हुआ है। अगर उसके नीचे प्राइस फिसले तो $50 तक आने की संभावना हो जाती है। वो फिर ओपेक की नींदें खराब कर देगी, उनको फिर इंटरवीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ओपेक कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो ऑयल से ही चलती है। इंडियन मार्केट की मैं अगर बात करता हूं तो 5000 से 5500 का रेंज है। 5500 हार्ड नट टू क्रैक है। जब तक उसके ऊपर नहीं चलेंगे कोई एक तरफा तेजी आने के आसार नजर नहीं आते हमको। और आई थिंक टू रीप द बेनिफिट, जब जब प्राइस 5050 और 5100 के आसपास आए तो लॉन्ग किया जा सकता है 4950 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में। साइमल्टेनियसली एज एंड व्हेन इट कम्स टू 5400 टू 5450 शॉर्ट भी किया जा सकता है 5550 के स्टॉप लॉस के साथ। ₹500 का रेंज है, लोअर रेंज पे बाय, हायर रेंज पे सेल करना बेनिफिशियल रहेगा। और मार्केट में इतना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, उसके बाद में भी प्राइस नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मतलब क्लियर है अल्टीमेटली मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है। कम होगी तो प्राइस भागेंगे, अदरवाइज नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जब नीचे जाए तो आपको खरीदारी की सलाह है और ऊपर जाने पर बिकवाली की राय भी यहाँ पर तरुण जी सुझा रहे हैं। अनुज जी, आप किस तरह से इस वक्त कच्चे तेल की चाल को देख रहे हैं? फटाफट से लेवल्स भी बता दीजिएगा।
जी, टोटली मैं धर्मेश जी और तरुण जी के साथ भी एग्री करता हूँ। अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से हमने देखा है कि एक शार्प पुल बैक किया था। अगर हम इन्वेंटरीज़ की बात करेंगे तो हमने देखा है कि जो ड्रॉ डाउन हुआ है तो वो इट वाज़ लार्जर देन एक्सपेक्टेड, जो 3.8 मिलियन बैरल का था। तो उसकी वजह से भी हमने देखा है कि एक उछाल आई है क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर में। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई जो सिनेरियो है, अभी भी सप्लाई ग्लट है अच्छा। तो वो देखते हुए हम देखते हैं कि एक अपसाइड जो है बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर में एक तेज़ी देखी जा सकती है, ऊपर में $60 से $62 तक। तो अगर एमसीएक्स की बात करेंगे इंट्राडे लेवल्स की, तो एक नीचे अगर थोड़ा डिप्स है तो बाय करके चलना चाहिए। 5225 के लेवल्स के आस-पास में बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5180 के नीचे में, और टारगेट रहेंगे ऊपर में 5300 के। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोनों ही लेवल्स सुझा दिए शॉर्ट टर्म के लिए, बाय रिकमेंड दी है। 5300 के टारगेट के लिए आप बने रहिए। 5180 का कैसे लगाना होगा और खरीदारी की राय। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और क्या कैशो को लेकर एक एक्सक्लूसिव जानकारी है वो भी आपको बताएंगे, और उस पर हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, रजत कामत। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात कर लेते हैं कैशू की। कैशू इंडस्ट्री को लेकर चिंताएं यहाँ पर यह है कि रुपए की कमजोरी की वजह से यहाँ जो प्रोसेसर्स हैं काजू के, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि उनके जो कमाई है वो डॉलर में आ रही है। तो एक्सपोर्टर्स के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसलिए परेशान है क्योंकि उनको उनकी निर्भरता इंपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा है। इस पर बातचीत करने के लिए रजत कामत जी हैं, डायरेक्टर हैं वोलास एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के। रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैशू के बड़े कारोबारी हैं सर, क्या चैलेंजेस आप लोगों के लिए मौजूदा माहौल में दिख रहे हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को। अगर काजू के बारे में बताएं तो इसमें 3-4 फैक्टर्स है जो हमें देखना पड़ेगा रुझान देखने के लिए। अगर नटशल में बताऊं तो जो वेस्टर्न अफ्रीका का सीजन था जुलाई में जो खत्म हुआ, फरवरी से जुलाई तक जो होता है पिछले साल, उसमें अगर $1550 का एवरेज अगर हमारा परचेस प्राइस रहा है, तो अभी जो रिसेंटली नवंबर दिसंबर जैन में जो तंजानिया का सीजन खत्म हुआ है उसमें $1650 का रेट निकला है परचेस का रॉ कैशनट का। तो ये $100 का इंक्रीज है रॉ कैशनट के प्राइस में। उसके ऊपर तब का उस सीजन में 84-85 रुपीस में जो हमने डॉलर का देखा था कन्वर्शन रेट, अभी वो 90 रुपए तक पहुंच गया है। तो ओवरऑल हमारा जो परचेस प्राइस है रॉ कैशनट का, वो 10% तक का इंक्रीज हुआ है पिछले सीजन का जो जुलाई में खत्म हुआ था और अब तक। तो ये 10% जो भाव बढ़ा है उसके वी विल हैव टू वेट एंड वॉच की कैशू कर्नल का मार्केट वेदर हमको उसमें सपोर्ट करता है, वेदर लोग उतना काजू का सेवन कर पाते हैं उस भाव में। रजत जी, एक और चीज है कि अफ्रीका और वियतनाम से जो काजू है उसका इलीगल तौर पर भी यहां पर इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि 25 से 30% इंपोर्ट ड्यूटी काफी होती है। उसके बचाने के चक्कर में इस तरह के अवैध इंपोर्ट भी हो रहे हैं। क्या इस फ्रंट पर भी कोई जानकारी है क्या रजत जी आपके पास? बिल्कुल। भारत सरकार ने भारत के प्रोसेसर्स को सपोर्ट करने के लिए भारत में कैशू कर्नल का इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। इसीलिए आज के दिन में भारत से एक्सपोर्ट कम होता है कैशू कर्नल का, और भारत में ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। और जो भारत में कैशू का कंजम्पशन है और हमारा रियलाइजेशन है वो एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये जो डॉलर का जो घटना है उसका हम इतना फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि भारत में कैशू कर्नल का रियलाइजेशन ज्यादा है। पर वियतनाम से और अफ्रीका से जो इलीगल कैशू का इंपोर्ट हो रहा है रॉन्ग डिक्लेरेशन से, उससे हमारा मार्जिन्स को फर्दर हिट हो रहा है। एंड ये इसके खिलाफ हम बहुत गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके वी आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस इलीगल इंपोर्ट्स। बट ये स्पेशली जो टुकड़ा का काजू है, जो हमारा काजू कतली और बिस्किट और आइसक्रीम इंडस्ट्री पे जाता है, वहां पे हमको इस पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके,
शुक्रिया रजत जी, आपने वक्त निकाला और जो इंडस्ट्री के चैलेंजेज है उसके बारे में आपने बताया। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे। चलिए एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक मक्के एक्सपोर्ट को लेकर खबर ये आ रही है कि मक्के के एक्सपोर्ट में अच्छी रिकवरी दिख रही है। हमने देखा था कि 2024-25 में मक्के का एक्सपोर्ट 5 साल के निचले स्तरों पर जा चुका था, वहां से अब रिकवरी दिख रही है। इसके पीछे दो वजह है, एक तो घरेलू उत्पादन काफी ज्यादा है, बंपर उत्पादन, और दूसरा जो भाव है वो काफी ज्यादा फेवरेबल हो गए हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से, तो वहां उनके लिए इंपोर्ट करना आसान हो रहा है, इसलिए एक्सपोर्ट में अच्छी रिकवरी दिख रही है और यहां पर बंपर फसल भी दिख रही है मक्के की। तो ये ऐसी अपडेट्स हैं जो मक्के के लिहाज से काफी अपडेट बेहतर है, क्योंकि यहां पे राहत मिल सकते हैं कि दाम भी कुछ गिर गए हैं, कि हमने खरीफ में भी सीजन में भी देखा था कि बंपर उत्पादन हुआ था। तो इस रिपोर्ट से डेफिनेटली यहाँ के किसानों को, यहाँ के कारोबारियों को फायदा होगा जो भाव में कुछ रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मूंगफली को लेकर एक खबर ये आ रही है कि एक्सपोर्टर्स के लिए राहत आई है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ने भारत से मूंगफली इंपोर्ट पर जो रोक लगाई थी उस रोक को हटा दी है, और ये उन्होंने इसलिए ये रोक लगा दी थी कि अफ्लाटॉक्सिन जो कुछ यहाँ के उनके कुछ केमिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल यहाँ के पीनट्स में होता है, ये उनकी तरफ से कहा गया था, और जो ये टॉक्सिन्स होते हैं इसकी रिपोर्टिंग की गई थी, और 3 महीने बाद एक्सपोर्ट होने के बाद भी इस तरह की आपत्तियां यहाँ पर जारी की गई थी, इस तरह के ऑब्जर्वेशंस मिले थे। उसके बाद पीनट के इंपोर्ट को भारत से बैन कर दिया गया था, लेकिन अब इसमें राहत मिल गई है। ये एक अच्छी खबर यहाँ से नजर आ रही है। चलिए, तो एग्री मार्केट को लेकर ये बड़ी अपडेट्स हैं। अब वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं, मेटल्स की बात कर लेते हैं। धर्मेश जी, अब वक्त बहुत कम रह गया है, सर छोटा जवाब, बेस मेटल्स में कल बड़ी गिरावट दिखी थी, आगे की चाल कैसी दिख रही है मेटल्स की? देखिए, टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग थी, पर मेरे हिसाब से अभी भी फंडामेंटली मार्केट काफी स्ट्रांग है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इंडस्ट्रियल डिमांड, इंडस्ट्री ग्रो होगी। तो मेरी 2 टॉपिक रहेगी, एक रहेगी कॉपर और दूसरी मेरी जिंक रहेगी। कॉपर में मैं अराउंड 1270 के लेवल पे बाय की सलाह दूंगा, 1260 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1300 के टारगेट के लिए मैं इसमें फिर से निवेश करने की सलाह दूंगा। और दूसरी मेरी जिंक रहेगी, काफी स्लो एंड स्टेडी कमोडिटी है, 307 के लेवल पे बाय करें, 304 का स्टॉप लॉस और 312 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉपर और जिंक आपको पसंद आ रहा है, दोनों पर ही आपने सलाह दे दी है। तरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी 10 सेकंड में आप भी जल्दी से बेस मेटल्स पर राय दे दीजिए, क्या पसंद आ रहा है आपको? शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरे को एल्यूमिनियम अच्छा लगता है, 303 के आसपास मिलता है, कैन बी बॉट। 289 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, मेरे को लगता है 325 से 330 देखने को मिलेगा। कॉपर जिंक में मैं थोड़ा स्टेबल होने का वेट करूंगा, एंड नो डाउट लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, बट मुझे को शॉर्ट टर्म में इनमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। ठीक है, यहाँ पर आपने भी अपनी राय दे दी, कॉपर यहाँ पर आपको पसंद आ रहा है। अनुज जी, आपको क्या लगता है, क्या सलाह होगी आज बेस मेटल्स में आपकी तरफ से? जी, ये बेस मेटल में मेरी बेस्ट टॉपिक रहेगी कॉपर के अंदर में। नीचे में अगर थोड़ा डिप्स आए तो बाई करके चलना चाहिए। जो जान कॉन्ट्रैक्ट है 1268 के आसपास में बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1255 के नीचे में, और टारगेट रहेंगे 1290 से 1300 के लेवल्स के। ओके, तो ये रहे आपकी तरफ से कॉपर खरीदने की राय 1290 से 1300। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया पूरे ही नॉन एग्री मार्केट में। मुनाफे की मंडी को ही समेटेंगे, मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे वायदा बाजार का पूरा एक्शन। FNO जंक्शन में जल्द लौटते हैं। नमस्कार।